यस। तो हम आपको पिछले 2 अध्याय में हिंदी में हम आपको पूरा बता दिए थे। पहले के आपके हो चुके हैं 4th सेम वालों में। आज आपका अध्याय है नंबर 3, है ना। और यह अध्याय आपका 3 क्या है? त्रिभाषा, है ना। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यह जो शब्द है आपका त्रिभाषा, तो यहां पर आपको पहले ही जानकारी हो जानी चाहिए कि ये जो त्रि जो आपका है, ये इसका मतलब है 3 भाषाएं। क्या है आपकी? 3 भाषाएं। और ये आपका पार्ट नंबर है 3। और संपूर्ण पाठ का नाम है त्रिभाषा सूत्र, यानी कि 3 भाषाओं का सूत्र। बात हम आज आपसे करते हैं, ये क्या है? सबसे बड़ी बात बच्चों, पहली हमको यह वह करनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि आखिर यह जो 3 भाषाओं का जो ये जो स्वांग है, ये जो काम है, वो क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 भाषाओं का सूत्र। अब चूंकि क्या है, चूंकि यह भी कहा जाए कि आपका यह जो भारत देश है, भारत देश में कई सारे छोटे छोटे आपके राज्य हैं, कई सारे प्रदेश हैं, कई सारे प्रांत हैं, कई सारी लोग हैं, लोगों की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं और कई सारी बोलियां हैं। अब एक बहुत ही विस्तृत देश जहां पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जहां के लिए यह शब्द कहीं कहा जाता है या वाक्य कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बदले पानी, ऐसा कुछ ऐसा कहा जाता है कि 3 कोस पूरे होने के पश्चात पानी का स्वाद और वाणी का जो स्वाद है वह बदल जाता है। तो क्या है कि भारत में इतनी सारी भाषाएं, बोलियां और पर्व, तीज त्योहार होने के कारण यहाँ पर भाषाई बहुत बड़ी एक बाधा उत्पन्न होती है ना। यहाँ पर भाषा का इतना बड़ा खेल है। देखिए, और जो आपके देश हैं वहाँ पर सिर्फ सिंगल एक ही भाषा इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे ऐसे जिनकी भाषा मात्र सिंगल भाषा है, एक ही भाषा है ना। लेकिन भारत में तो मतलब 314 भाषाओं के समथिंग भाषाएं हैं और भी इससे ज़्यादा हैं, यानी कि 37 भाषाओं को तो भारतीय संविधान नहीं आपकी बोली जाती है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, बंगाली, मराठी, हिंदी, पंजाबी, ये कई सारी इसमें भाषाएं हैं। तो क्या कहता है कि भारत की भाषाई दिक्कत को दूर करने के लिए त्रिभाषा सूत्र एक बेहतरीन साधन है। और त्रिभाषा जो सूत्र है, ये देखने में नाम भी आपका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। त्रिभाषा सूत्र जब हम इसको बोलते हैं तब भी हमें बड़ा प्यारा होता है फील, और जब हम इसको कानों से जब हमारे कानों में ये शब्द पड़ता है तो भी यह सुनने में बेहतरीन ही फील होता है। अच्छा, सामान्य आदमी की अगर हम बात करें, सामान्य जनता की अगर हम बात करें, तो यह शब्द सामान्य लोगों पर इतना सारा प्रभाव आपका नहीं डालता है, या कहा जाए कि ये बहुत ही कठिन शब्द ये नहीं माना जाएगा। यदि किसी का देववाणी संस्कृत के पंडित से पाला पड़ जाए तो आप यह कहकर भी
को आश्चर्य में डाल सकते हैं कि त्रिभाषा का जो सूत्र है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो उनका जो ग्रंथ है से तो ये नहीं लिया गया है। तो क्या है कि त्रिभाषा जो सूत्र है वो भारत की भाषाई बाधा को दूर करने के लिए जो 3 भाषाओं का सूत्र प्रतिपादित आपका जो हुआ वह ही त्रिभाषा सूत्र कहलाया जाता है। अब क्या है कि यह भारत में त्रिभाषा का जो मानने का जो विचार है, तरीका है वह कितना पौष्टिक और कितना अच्छा है, यह हम आज आपको बताएंगे। अच्छा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र क्या है। क्या आपका प्राथमिक स्तर पर यानी कि 0 से 3 या 0 से 5, आपको पता है प्रारंभिक स्तर की बात करें तो जब हम बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जब हम बिल्कुल प्रथम कक्षाओं की तरफ उन्मुख होते हैं, तब वहां पर हमको भाषाई सूत्र दिया, वहां पर जो हमको भाषाई जो हमको सूत्र दिया जाता है वह त्रिभाषा सूत्र होता है। अच्छा, पहले तो हम ये मान लें कि आपके 1947 से पहले 1947 यानी कि भारत की स्वाधीनता संग्राम से पहले भारत 1970 मातृभाषा के माध्यम से हमने सभी विचारकों ने इस भाषाई सूत्र को माना। मतलब भारत के जो विचारक थे वो ये सबसे पहले ये बात बोले कि अगर हम बालक को ज्ञान देना चाहते हैं तो सबसे पहले बालक को वो ज्ञान उस भाषा में हमें देना पड़ेगा जो बालक की मातृभाषा है या बालक जिसको अपने परिवार में देख रहा है या फिर उसको सुन रहा है। क्योंकि मातृभाषा है तो बालक तो परिवार से, दुनिया से, समाज से उस चीज को पैदा होने के बाद से उसको देखता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये माध्यम से ये फैसला आपका बनाया गया। अच्छा, और यहाँ पर प्राथमिक स्तर से जो आपका जो त्रिभाषा जो आपका सूत्र का जो फॉर्मूला है वह सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों से है, न कि विश्वविद्यालयों से। ये बात भी आपको एक उसमें ध्यान रहे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपके सभी मतलब खेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में यानी कि 1932, ये आपको डेट याद रहे, 1932 में हरिपुरा अधिवेशन में हमारे महामहिम श्री डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने सभी संस्कृतियों को मानते हुए मातृभाषा को ही प्राथमिक स्तर पर मान्यता दी। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये मानना था कि जो बालक स्वयं की मातृभाषा में पढ़ाई सीखते हैं या पढ़ाई का कार्य करते हैं वह जल्दी मातृभाषा उनको समझ में आ जाती। अच्छा, और स्वतंत्र भारत में प्राथमिक में बेसिक एजुकेशन के लिए भी और प्राथमिक के लिए भी यही त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। बाकी प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा का जो सूत्र का कोई संबंध नहीं है। मतलब कहने का मतलब था कि जाकिर साहब ने कहा कि बालक को वह उन भाषाओं की हमें जानकारी
परिवार द्वारा उन बालकों को प्राप्त हुआ। 1932 इसमें होगा हर एक प्रोग्राम में डॉक्टर जाके घर काम है, ठीक है ना। तो ये तो रहे आपके पहले दो आपकी बातें। अच्छा, अब प्राथमिक स्तर के बाद हम फिर भाषा सूत्र की बात करते हैं। उच्च स्तर पर ये आप लोगों को पता है, उच्च स्तर पर जो क्या है, प्राथमिक स्तर के बाद उच्च स्तर पर अगर हम इसकी बात करें तो सन 1857 में सर्वप्रथम हमारे देश में जो 3 सबसे पहले विश्वविद्यालय बने, वहां पर किसी भी भारतीय भाषा को उच्च भाषा के स्तर पर प्रयोग नहीं किया गया था। मतलब 1857 तक जो भारत में 3 विश्वविद्यालय बने, वहां पर क्या था कि किसी भी भारतीय भाषा को उच्च स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया था। सन 1917 में आपके पश्चिमी विचारक आपके सैडलर, नाम इनका आपको ध्यान रहे, सैडलर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके क्या कहते हैं, सैडलर साहब की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर साहब की अध्यक्षता में 1917 में क्या बना, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, ये आपको डेट्स आपको बहुत आपको करनी है, ध्यान देनी है। तो वो क्या कहते हैं कि जब कोलकाता में, और जब पहली बार ये बना कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, तो जहां पर सन 1919 में, कौन सी में, सन 1919 में यहाँ पर वेदन, यहाँ पर पहली बार ये चीज को प्रस्तुत किया गया कि भारतीय भाषाओं के लिए भी एक आपका रीडर का पद होना चाहिए। मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए कि अगर ये देश भारत है तो हमको भारतीय बालकों को भी भारतीय भाषाओं में ही ज्ञान देना है। फिर क्या हुआ, जब ये चीज की प्रतिवेदन जब उनको प्रस्तुत किया गया तो सन 1922 से सन 1937 के बीच, यानी कि 1922 से 1937 के बीच, 1922 से 1937 के बीच ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाने लगा। और स्वाधीनता से पूर्व सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं वैकल्पिक तौर पर विद्यमान थी। मतलब कहा जाए तो बालकों को ये कहा गया कि अगर वो भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको विकल्प के तौर पर ये सुख सुविधा प्रदान की जाती है। फिर क्या हुआ कि फिर स्वाधीनता के बाद आपके डॉक्टर कौन सा, राधा कृष्णन साहब ने पहला जब उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग जब आपका बना तो 1914 में, सन 1949 में, इसमें आपका सन 1949 में डॉक्टर
पहला प्रतिवेदन ये प्रस्तुत आपका उन्होंने या और राधा कृष्ण आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि उच्च एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का जो माध्यम हो वह आपकी भारतीय भाषाएं ही हों, लेकिन कुछ समय तक भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में ज्ञान दिया जाए बस। और यह जो उन्होंने कहा कि थोड़े समय के लिए अंग्रेजी भाषा में ज्ञान दिया जाए, यह ही सारे फसाद का मुख्य एक वजह थी। यही ये पूरे उसकी जो भी मतलब भारत की भाषाओं के प्रति ये जो दुराचार जो हुआ, ये केवल यही कारण से हुआ कि जब डॉक्टर कृष्णन साहब ने कहा कि वैसे तो भारतीय भाषाओं में ही बालकों को ज्ञान देना आपका चाहिए, परंतु थोड़े समय के लिए अंग्रेजी भाषाओं में भी हमको बालकों को बताना चाहिए। और यह कुछ समय ही भारत के फसाद की एकमात्र जड़ बन गया। फिर क्या हुआ, 1907 में तो कुछ ही टाइम था, फिर 1947 के 20 वर्षों बाद एक आपके दूसरे विचारक हुए डॉक्टर त्रिगुण सेन जी। वो क्या आपको कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में एजुकेशन के माध्यम को बहुत अच्छा करने के लिए सामाजिक और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को भी महत्व देना चाहिए। और अंग्रेजी भाषाओं के जितने भी आपके समर्थक थे उन सभी से उन्होंने कहा कि आप भारतीय भाषाओं को महत्व दो, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी आपका संविधान जब तक स्वयं की भाषाओं को महत्ता नहीं देगा, वह यार उस देश का विकास तब तक संभव नहीं है या तब तक संभव नहीं हो सकता है। तो क्या इसमें कहा जाएगा कि शनै शनै पर सभी, चाहे वो आपके डॉक्टर कृष्णन साहब हों, चाहे डॉक्टर त्रिगुण सेन जी हों, किसी ने भी किसी यहाँ तक कि केंद्रीय शासन से इन सारी बातों को बनवाने के लिए डॉक्टर त्रिगुण सेन को अपनी नौकरी से त्यागपत्र भी देना पड़ा था। मतलब भारतीय होने के बावजूद भी, भारत में होने के बावजूद भी भारतीय भाषाओं को महत्ता दिलाने के लिए यहाँ के भारतीय विद्वानों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। और यह भी कहा गया कि मातृभाषाएं ही ज्ञान का माध्यम होंगी और विश्वविद्यालयों में भी मातृभाषाओं के माध्यम से ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार होगा। चाहे बालक इतनी भी भाषाएं चाहे पढ़े सीखे, किंतु त्रिभाषा सूत्र का संबंध हायर एजुकेशन से नहीं है। तो ये आज हम आपको प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर हम आपको त्रिभाषा के बारे में, सूत्र के बारे में बता दिए। कल हम आपको माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा का क्या सूत्र है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब तक आप जहाँ तक मैंने आपको बताया है वहाँ तक आप अपना कार्य कीजिए, और कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा आपके लिए काम करूँ, ताकि अच्छे से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छा ज्ञान आप तक पहुँच सके और मेरे बच्चे जहाँ भी जाएँ वो मेरा नाम और साथ में अपना नाम भी खूब और विद्यालय का भी नाम बहुत ज़्यादा करें, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि आपने कुछ अध्यापकों के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार।